वेलकम बैक। बात हो रही है पीडीएम इत्तेहाद की और ख़ास तौर पे सेनेट इंतखाबात की। अगर हम बात करें, अपोजिशन जमातें सेनेट इंतखाबात में जाने को तैयार हैं, ज़िमनी इंतखाबात में भी जाने को तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ने भी हामी बदली, लेकिन एक रस्मी कार्रवाई बाकी है और वो फजल रहमान साहब हैं। और फजल रहमान साहब ये चाहते हैं कि ये दोनों जमातें सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ना लें। सेनेट इंतखाबात के हवाले से रज़ा रब्बानी साहब ने जो प्रेजेंटेशन दी है तमाम पीडीएम की जमातों को, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते तो सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो वक्त पे भी हो जाएंगे। इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। लिहाजा बेहतर यह है कि कोई भी इस तरह का जो आइनी कानूनी जगह है वो पीडीएम नहीं छोड़ेगी और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ेगी। और ये बज़ाहिर यही लगता है कि दोनों जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। फजल रहमान साहब इस पर अपोजिशन करेंगे, इस पर तजिया हासिल करेंगे। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार रस्मतुल्लाह नियाज़ी साहब ने। नियाज़ी साहब, किस तरह देखते हैं? सेनेट इंतखाबात की बात हो रही थी, हुकूमत को घर भेजने की बात हो रही थी, और साथ ही साथ अभी हम अगर देखें तो ज़िमनी इंतखाबात में भी दोनों बड़ी सियासी जमातें हिस्सा लेने जा रही हैं, सेनेट में भी जा रहे हैं, तो फिर हुकूमत घर कैसे जाएगी? देखिए, ये एक किस्म का प्रेशर है और इस प्रेशर के बारे में पीडीएम को भी पता है कि वो सिर्फ एक प्रेशर है। दूसरी बात ये कि ये प्रेशर ये मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक और मेरी इत्तला है और बहुत कंफर्म इत्तला है कि तमाम जमातें सेनेट के इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगी, क्योंकि और दूसरी ये भी मुझे इत्तला है कि ये पीडीएम की पार्टियां ये फैसला कर चुकी हैं कि वो इस्तीफे नहीं देगी, क्योंकि अगर इस्तीफे वो दे भी देती हैं तो इसके बावजूद जो चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो सूबाई असेंबलियां हो, उनकी कानूनी हैसियत ख़त्म नहीं होती, ना तब्दील होती है। बल्कि होगा ये कि जो असम्बलियों को और पार्लियामेंट को ये मौका मिल जाएगा कि वो किसी भी किस्म की जो कानून साजी है वो कर लें, चाहे वो 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाहें, बार उठा के फेंक दें, चाहे वो नैब के अंदर जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर कुछ तब्दील ले आए, या फिर मीडिया पर पाबंदियां लगाने के लिए कोई कानून ले आए। तो ये उनको ये असेसमेंट पार्टी के पीडीएम का जो भी हालिया जिसमें इजलास हुआ था तमाम पार्टियों का, उसमें ये तय हो गया है कि सेनेट के इंतखाबात में सारी पार्टियां हिस्सा लेंगी। ठीक है और नियाजी साहब, आप बड़े बाखबर हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, समझते भी हैं। इनको किसी खास किसी तरफ से इशारा आया कि आप बिल्कुल आईनी तरीके से जाएं इलेक्शन में, या कि आपको लगता है कि जरदारी साहब की जो 27 दिसंबर की तकरीर थी, आपने भी सुनी होगी, कि उस तकरीर के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया, या पहले से ही कुछ ऐसी ताकतें थी जिन्होंने इनको इस तरफ लेके आए हैं कि आप सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लें? देखिए, किसी किस्म से की तरफ से इशारा आने की जरूरत नहीं है। अच्छा। पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छी तरह पता है कि किसी भी इंतखाबी प्रोसेस से बाहर रहने के नताइज क्या होते हैं, और वो सबसे ज्यादा वो पीपल्स पार्टी ने ही इसको भुगता। ठीक। 1985 के जब गैर जमाती इंतखाबात हुए थे तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इसका बाइकाट किया था, और उसके बाइकाट करने के नतीजे में 8वीं तरमीम आई। उसके बाद डीएचए के जो ऑर्डिनेंस है उसको कानूनी शक्ल दी गई। इसके अलावा ऐसी तरमीम जैसे ब्लास्फेमी लॉ है वो उसी असेंबली के जरिए है। तो ये उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसके नताइज क्या निकलते हैं, और इसके मैं आपको इतला दे रहा हूँ। मेरी बात बहुत तफसीली बात हुई है, उन अरकान से बात हुई है जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, और तमाम जमातों ने इस पे इत्तेफाक किया कि किसी किस्म का मैदान खाली ना छोड़ा जाए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने भी ये कहा था कि हमसे उस वक्त गलती हुई थी, हमने इस तरह का स्पेस दी थी, और अब आइंदा हम कभी भी इस तरह का फैसला नहीं करेंगे। तो बिल्कुल देखिए ना, अगर आपको याद हो तो 2008 के जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त ये तय हुआ था कि लंदन में तय हुआ था कि जो सियासी पार्टियां हैं इलेक्शन में नहीं जाएंगी, हो गई, पीटीआई हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। बिल्कुल ऐसा ही के तहत जो कराएंगे। लेकिन आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी हिस्सा लिया, नवाज शरीफ ने भी हिस्सा लिया, चूंकि नातजर्बाकार की पीटीआई आउट रहे और वो पूरे सिस्टम से बाहर रहे, और बाहर बैठ के वो शोर शराबा करते रहे। उनको किसी किस्म का उस बाइकाट का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो
इमरान खान अपनी तकरीरों के अंदर ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि हम उनके साथ नवाज शरीफ ने और पीपल्स पार्टी ने धोखा किया है। सो ये अब ये मेरे नज़दीक ये बिल्कुल ये एक फजूल की एक्सरसाइज होगी। ठीक। लेकिन बहरहाल ये प्रेशर जारी रखेंगे और ये जो मेरी इत्तला के मुताबिक जो जो ये अपना लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं तो वो ज़रूर होगा प्रेशर डालने के लिए। और ये जलसा करेंगे लियाकत बाग के अंदर। अच्छा। लियाकत बाग के अंदर जलसा इसलिए करने की कोशिश करेंगे ताकि जो मुख्तसर हल्के हैं उनको एक मैसेज जाए कि हमने अपना पिंडी लगाया था और पिंडी आकर दिखा दिया हमने। अच्छा ठीक है, आप ये समझ रहे हैं कि इनका जो प्लान है वो मार्च तो होगा, इतना इस इफेक्टिव मार्च नहीं होगा, जलसे की हद तक होगा और जिनको ये पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम वहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब को या हुकूमत को कोई खतरा नहीं है? देखिए खतरा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक प्रेशर होता है। प्रेशर है। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अपनी जो सिमत है वो दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। ये एक अलग बात है कि वो इससे फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। आज की इत्तला के मुताबिक कुछ वजीरों से कहा गया है कि वो इस्तीफा दें। मेरे ख्याल में ये इसी प्रेशर का नतीजा है। अब ये देखने आने वाले दिन जो है वो उस पर देखने को देखा जाएगा कि वो कौन से वज़रा हैं जिनसे कहा गया है कि वो इस्तीफे दें। आज काबीना इजलास हुआ, उस काबीना इजलास में ये फैसले किए गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया असमतुल्लाह नियाज़ी साहब, आपने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। शाहनवाज जदून साहब, जिस तरह असमतुल्लाह नियाज़ी साहब भी कह रहे थे और अभी आज जो वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़ेर सदारत हुआ उसमें कहा भी गया है कि कुछ वज़रा की कारकर्दगी पे बरहम भी हुए वज़ीर-ए-आज़म, तो उन्होंने कहा कि आप कारकर्दगी सही करें अदरवाइज़ आपको घर जाना पड़ेगा। और उसी तरफ ये इशारा भी कर रहे थे कि शायद कुछ लोग हैं जिनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा। पीडीएम मार्च होगा, जिस तरह लियाकत बाग की तरफ वो रुख करेंगे, पिंडी एक रस्मी तौर पर जाने की कोशिश करेंगे, आपको लगता है कि वाकई कोई प्रेशर है आप पे? नहीं, हमारे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है। ये क्या मसलन मार्च तो आज आ जाए, शौक पूरा कर ले। हमने तो पहले भी कहा था पहले कि भी भाई आए, कि भाई आप आ जाएं और ये इनका कानूनी हक है आना। इंशाल्लाह हम इनको बिल्कुल कोई रुकावट नहीं डालेंगे, पहले भी नहीं डाला, अभी भी नहीं डालेंगे। दूसरी बात है कि आपने कहा कि कैबिनेट में तो ये तो खान साहब शुरू से जो परफॉर्म नहीं करेगा तो खान साहब ने तो पहले दिन से डे वन से ही कह रहे कि उसे घर जाना पड़ेगा। सही। क्योंकि वो यहाँ पीटीआई में कोई माल बनाने हमने के लिए देखा कि घर कम के शफल ज्यादा हुए, पोजीशनें चेंज हुई हैं। नहीं, इस मरतबा इंशाल्लाह चेंजिंग आएगी। ठीक है। फारूक लाठी साहब, किस तरह देखते हैं, खासतौर पे इमरान खान साहब को भी आप बड़े अच्छे से जानते हैं, समझते हैं उनके मिजाज को भी, कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं रही और वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है, ये क्रेडिट को कि इस पर अपोजिशन तनकीद कर दिया, लेकिन क्रेडिट उनको जाता है कि वो ऑन कर रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं, अब हम सुधार के आगे बढ़ना चाहते हैं। 2021 को कामयाबी का साल कहा जा रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से। देखिए तो पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बिल्कुल राइट सन पे जा रही है, बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे जा रही है। क्यों कि जब इमरान खान ने हुकूमत को टेक ओवर किया तो 9.2 बिलियन डॉलर उन्होंने इमीडिएटली देने थे और ये तय हुआ था कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना है। लेकिन इमरान खान ने अपनी पूरी जिद्दोजहद करके वो पैसे दिए। अब आप मुझे बताएं कि आप हुकूमत में आने के साथ ही आप पे पॉलिटिकल, आप पे बैरूनी प्रेशर, आपकी फॉरेन पॉलिसी, इन तमाम चीज़ों का इतना प्रेशर था। और ये जो महंगाई है, जो कुछ आप देख रहे हैं, पिछली दो गवर्नमेंटों ने 34 बिलियन डॉलर से लेके 94 बिलियन तक बिलियन डॉलर तक कर दिया। इमरान खान ने तो अपने 2.5 साल के अंदर 20 बिलियन का खसारा जो है डेफिसिट उसको कम किया है। 1 रुपया उसने स्टेट बैंक से नहीं लिया, ना ही उसने कोई नोटें छापी है। तो आप देखें कि ये जो महंगाई है इसकी असल बुनियाद तो दो पिछली गवर्नमेंट, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इसके जिम्मेदार है, जो जिसका आप आज नतीजा भुगत रहे हो। इमरान खान जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। इस वक्त 8 डैम बन रहे हैं, 2 बड़े डैम और बाकी दूसरे भी अच्छी साइज के। तो ये वो है जो लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट्स है और कोई कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स नहीं है, लॉन्ग रन, इसमें कोई शक नहीं। और एक चीज़ जो आज की कैबिनेट मीटिंग में भी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़रा हैं, हुकूमत के जो वज़रा हैं, वो कारकर्दगी सही तरह से मीडिया के ऊपर कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने में नाकाम हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि अपनी कारकर्दगी सही करें, उस कारकर्दगी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करें। चौधरी साहब, किस तरह देख रहे हैं मार्च होगा? हमने 2019 में भी देखा कि मार्च हुआ था, उस मार्च वो इफेक्टिव नहीं था। ख़ासतौर पे अगर हम मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मार्च किया था, 2-3 दिन वो बैठे रहे, वापस आके थे। इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि लियाकत बाग तक जाएंगे, जलसा वलसा करेंगे, कुछ पैगाम देना चाह रहे हैं, शायद वो पैगाम जिनको वो देना चाह रहे हैं उन तक पहुँच भी जाएगा। हुकूमत आपको जाती हुई नज़र आ रही है? देखिए, ये तो एक अपोजिशन का एक राइट हक है कि वो
اپنی آواز بلند کریں. صحیح. جہاں تک یہ پی ڈی ایم کی جو تاریخ جو شروع ہوئی ہے، جو انہوں نے مل کے ایک پورے ملک میں افراتفری کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور جو یہ آواز بلند کرنا چاہتے ہیں یا جو یہ آوازیں دینا چاہتے ہیں، دیکھیں اس میں ایک تو کھلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو کہ ہم اپنے ملک کے جو محافظ، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، جن کی بدولت یہ ملک آئے قائم اور دائم ہے، جو اس وقت سرحدوں کے اوپر ہماری حفاظت پہ مأمور ہیں، ہمیں ان پی ڈی ایم کے جتنے بھی سربراہ ہیں جو آج بڑی بڑی تقریروں کے اندر یہ دعوے کرتے ہیں اور یہ اشارے دیتے ہیں، ایک تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت ملک جو ہمارا ہے ویسے ہی سیاسی بحران تو اپنی جگہ ہے، معاشی بحران کے اندر بھی مبتلا ہے. ہمیں اس وقت ملک کے جو محافظ ہیں ان کی طرف ان کو سیاسی مفادات کے لیے ان کا نام لینے سے بہتر یہ کہ اپنی کارکردگی کے اوپر یہ اپنی کارکردگی آج کی بھی دیکھیں اور اپنی کارکردگی جو ان کی پچھلی ہے وہ بھی لوگوں کو دکھائیں. اس وقت بات یہ ہے کہ ایک تو یہ اگر یہ کارکردگی اچھی ہوتی تو عوام ان کو مسترد نہ کرتی، اگر عوام نے مسترد کیا تو اب جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اگر ان کی کارکردگی نہیں ہو یہ بھی مسترد ہو جائے گی. لہٰذا ان کو چاہیے کہ ملک کے محفوظوں کے اوپر یہ انگلی اٹھانے سے دیکھو ملک کی سلامتی کو سے خطرہ ہوتا ہے. اب انٹرنیشنل طور کے بعد دنیا کیا بولے گی کہ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں وہ اپنی فوج کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. پی ڈی ایم کو چاہیے کہ یہ بالکل احتجاج کریں. لہٰذا ان کی جو سیاسی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی جب کلش ہے یا جو سیاسی مقاصد ہے اس کے اوپر رہیں، ملک کے سلامتی کے اوپر کے لیے کوئی آنچ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ چودھری محمد مقبول صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. فاروق ڈاڑی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب شاہ نواز جدون صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ملک کی سلامتی ہے، ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے. اور سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں عوام نہیں ہے، نہ ہی عوام کو وہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں. پی ڈی ایم تحریک جو ہے وہ ذاتی اقتدار کی خاطر تو چل رہی ہے، لیکن وہ مہنگائی سے ان کا کوئی بھی کنسرن نہیں ہے. سوچنا یہ ہوگا کہ عوام کی قسمت کب بدلے گی، اور اگر بدلنی ہوتی تو آپ کے پاس 30 سے 35 سال تھے، آپ نے کایا پلٹ دینی تھی، لیکن آپ ناکام رہے. اب ووٹ کی جو پرچی ہے وہ ثابت کرے گی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی 2023 میں صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، اور 2023 کے بعد وہ عوام کس کو منتخب کرتے ہیں. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.